नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज की संपादकीय समीक्षा में हम बात करेंगे गवर्नर जनरल के पद की। गवर्नर का पद जिसे अंग्रेज़ों के समय से शुरू किया गया और वो आधुनिक भारतीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता रहा। आज हम समझेंगे कि गवर्नर का पद क्यों आवश्यक है, ये पद अपने आप में है क्या, इसे राजनीति के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है तथा हालिया बहस इस पर क्या हो रही है। क्या गवर्नर जनरल को लेकर के जो तर्क दिए जाते हैं कि इस पद को समाप्त कर देना चाहिए, ये एक ऐसा पद है जो निरर्थक है, या इसे राजनीतिक छीटाकशी के लिए या केंद्र के एक एजेंट के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। क्या गवर्नर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत वयोवृद्ध होते हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद एक पद देने के लिए, उनको एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कुछ प्रश्न हैं। अभी तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं RN रवि, उनको लेकर के कुछ विवाद हुआ। उन्होंने एक मंत्री की नियुक्ति को खारिज कर दिया। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है जब गवर्नर इस प्रकार के किसी विवादों में घिरा। इससे पहले हम महाराष्ट्र के गवर्नर, केरला के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर या दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट जनरल है, उनके साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच के मतभेदों को लगातार देखते रहे हैं। इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। हमारी चर्चा के बिंदु जो रहने वाले हैं वो मैंने आपसे पहले भी कहे। सबसे पहले समझेंगे कि गवर्नर होता क्या है और गवर्नर का पद क्यों सृजित किया गया, इसको लेकर के क्या बहसें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की बहस को। सबसे पहले हालिया विवाद को समझ लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं, उन्होंने एक मंत्री हैं V सेंथिल बालाजी, उनकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया। इसके बाद एक बार फिर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टसल शुरू हो गई। ऐसा कहा गया कि गवर्नर जो है वो केंद्र के एक एजेंट हैं और वो राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है उसमें तनातनी हुई। और आप जानते हैं कि कर्नाटका और तमिलनाडु में हाल ही में जो इलेक्शंस हुए थे उनके बाद क्या स्थिति है और केंद्र और राज्य के बीच कौन कौन से मतभेद उभर कर सामने आते हैं। तो हम अब ये समझते हैं कि तथ्य क्या दिए जाते हैं, तर्क कौन से दिए जाते हैं। सबसे पहला जो तथ्य होता है, जो तर्क होता है, वो ये दिया जाता है कि राज्यपाल राज्य का प्राथमिक अधिकारी है और कार्यकारी नेता की भूमिका निभाता है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल जो है वो नियुक्त तो केंद्र के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्य का पहला अधिकारी होता है या राज्य का प्रतिनिधि कहा उसे जाता है। अब इसमें दो चीज़ें और आ जाती हैं। राज्य का प्रतिनिधि जो कार्यकारी होता है वो हम देखते हैं कि कई बार मुख्यमंत्री उस भूमिका में होते हैं और मुख्यमंत्री डायरेक्ट लोगों से चुन करके आते हैं। तो ऐसे में जो टसल है वो बढ़ जाती है कि क्या कोई व्यक्ति जो लोगों से सीधा चुन करके आया है उसके पास कार्यकारी शक्ति होनी चाहिए या उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जिसे सेंटर ने भेजा है राज्य के प्रथम अधिकारी के रूप में। ये कुछ विवाद इस बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे। तो सबसे पहले कहाँ इसका प्रयोग किया गया था और राज्यपाल का पद हमारे पास आया कहाँ से? सबसे पहले 1858 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित प्रावधान है जिनके अनुसार गवर्नर का पद जो है वो गवर्नर जनरल के अधिकारों के अधीन आता था या उसकी निगरानी के अंतर्गत रखा गया था। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 बना जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। इसमें राज्यपालों को प्रांतीय सरकारों द्वारा सलाह प्रदान करने के लिए रखा गया था। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो उनको भारत की सरकारों पर या जो स्वायत्तता उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दी थी तो वो प्रांतीय सरकारों की स्वायत्तता पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ आरक्षित और अनारक्षित विषय रखे गए थे कि आरक्षित विषय सरकारों को दे दिए गए थे या सीधा अंग्रेजों को दे दिए गए थे और अनारक्षित विषयों पर सरकार जो है कानून बना सकती थी, प्रांतीय सरकारें। तो ज्यादा अधिकार प्रांतीय सरकारों के पास नहीं थे। अब ऐसे में भी अगर अपने विषयों को लेकर के प्रांतीय सरकारें कोई कानून बनाती हैं तो उन कानूनों की निगरानी के लिए भी केंद्र द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया था जो लगातार वॉच करता रहे, ये देखे कि कानून सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक तरीके से बन रहे हैं और कोई खतरा तो नहीं है अंग्रेजों की सरकार को। तो ये जब सारी चीजें देखने में आने लगी उसके बाद गवर्नर का पद दोबारा से शंका की स्थिति में पैदा हो गया। आप इसे एक ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे पुराने समय में युद्ध होते थे, फिर अंग्रेज़ों द्वारा कोई राज्य विजित कर लिया जाता था लेकिन वापस विजित राज्य लौटा दिया जाता था उन्हीं शासकों को जिनसे उन्होंने जीता है। क्यों? क्योंकि पहला तो ये कि शासक उन लोगों की ज़्यादा मानते हैं या जो लोग हैं, प्रजा जो है वो उन शासकों को ज़्यादा मानती है जो उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रूल करते रहे हैं। ऐसे में अगर अंग्रेज़ डायरेक्टली अपने हाथों में रूल ले लेते तो शायद अंग्रेज़ों के लिए संभालना मुश्किल हो जाता इतनी ज़्यादा प्रजा को, क्योंकि संख्या में वो लोग बहुत कम थे। ऐसे में वो क्या करते थे, एक रेजिडेंट रखते थे राजा के यहाँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि राजा या जो शासक है वो कोई ऐसी नीति न बनाते जो अंग्रेज़ों के लिए खतरनाक साबित हो जाए। तो जो रेजिडेंट का पद है, कुछ गवर्नर का पद 1935 के बाद जो भारत शासन अधिनियम के बाद आया उसको आप कुछ वैसे ही समझ सकते हैं जिसे बाद में कंटिन्यू किया गया। हम आर्ग्यूमेंट्स भी समझेंगे कि हमारे जो नेता थे उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या
केटी शाह हैं, इस प्रकार के जो नेता, उन्होंने गवर्नर के पद को लेकर के क्या कहा था। इसके बाद बहुत सारे वाद भी हुए जिनको हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझे कि संविधान में इसका अर्थ क्या है और संविधान में इसे कहाँ दिया गया है। तो संविधान का भाग 6 है, आप जानते हैं, उसमें राज्य कार्यकारिणी का जिक्र है। 153 से 167 167 नंबर आर्टिकल तक ये आते हैं। उसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद हैं, राज्य के महाधिवक्ता हैं, इस प्रकार की सारी डेफिनेशंस दी गई हैं कि राज्य में कौन कौन व्यक्ति काम करेंगे और कैसे राज्य का शासन चलेगा, राज्य काम कैसे करेगा। ठीक है, इस भाग में राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियां सौंपी गई हैं, यानी कि विचाराधीन शक्तियां कुछ राज्यपाल के रहेंगी, जो या तो खुद उनका प्रयोग कर सकता है, कार्यकारी प्राधिकार उसके पास रहेगा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से उनका कार्य कर सकता है। अब इसमें देखिए, अधीनस्थ अधिकारी एक शब्द आता है, वो क्या होता है? वो एक मंत्री भी हो सकता है, यानी कि मंत्री जो काम करें वो राज्यपाल की या तो सलाह से करें, या राज्यपाल अधिकृत करता है किसी मंत्री को कि आप जा करके ये काम कर लीजिए, और उसको वो साइन कर देंगे। आप अब इसको डिबेट को थोड़ा सा समझिए कि कार्य तो राज्यपाल का है, लेकिन राज्यपाल कोई इतना छोटा पद नहीं बनाया है संविधान के अनुसार कि वो हर कार्य खुद से करेगा। वो अपने मंत्रियों को वो पावर देगा, क्योंकि मंत्री उसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, उसके नाम से अपॉइंटेड होते हैं। मुख्यमंत्री भले ही उनको सलाह देता हो राज्यपाल को कि आप इन्हें मंत्री बना दीजिए ताकि आपका कार्य कर सकें। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, एक वारंट के जरिए की जाती है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और आधिकारिक मोहर भी उस पर लगी होती है। राज्यपाल अमूमन केंद्र द्वारा चयनित एक व्यक्ति होता है, इसीलिए इस डिबेट का दोबारा से प्रादुर्भाव होता है कि राज्यपाल जो होता है वो कैंडिडेट होता है सेंटर का, या उनका एक एजेंट होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, 1979 का सुप्रीम कोर्ट का एक वाद है जिसमें कहा गया कि राज्य में जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यानी कि वो कोई रोजगार नहीं है जो केंद्र सरकार देती है। राज्यपाल के पद की अपनी एक संवैधानिकता है, उसका अपना कार्यालय है, उसके विचाराधीन शक्तियां हैं, और एक संवैधानिक इकाई के रूप में राज्यपाल काम करता है, और किसी भी प्रकार से अधीनता में केंद्र सरकार के नहीं है, प्रॉपर अपना संवैधानिक ड्यूटीज को निष्पादित कर रहा है, स्वतंत्र इकाई है। ऐसा 1979 के एक वाद में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है। तो यहां से इस डिबेट को आप अंत कर दीजिए कि एजेंट होता है राज्यपाल कोई। हो सकता है कि आप ऐसा जनरल डिस्कशंस में ऐसा देखते हो, या इन जनरल जो परसेप्शन बना हुआ है कि राज्यपाल कोई एजेंट होता है। हालांकि ऐसा ठीक भी है, जब सरकारें बदलती हैं तो बहुत सारे राज्यपाल बदल भी जाते हैं, या कुछ राज्यपाल अपना इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि लगता है कि अब नए राज्यपाल आएंगे, केंद्र सरकार अपने मन मुताबिक व्यक्तियों को, जिनके रिटायरमेंट नज़दीक आ चुकी है या जिनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने हैं, ऐसे लोगों को हो सकता है राज्यपाल बना दे, बहुत संभव है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात याद रखनी है, 1979 का वाद याद रखना है कि सरकारी नियुक्ति नहीं है, सरकारी रोजगार योजना नहीं है कोई, जहां आप राज्यपाल को ऐसा व्यक्ति बना देंगे जो केंद्र सरकार का एजेंट होगा। बहुत क्लियर है, ये डिबेट यहाँ एंड हो जानी चाहिए। इसके बाद राज्यों में लागू जो संसदीय प्रणाली है उसके साथ राज्यपाल सीधे चुनाव करके आए, ऐसा भी एक प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा में, जिसको बाद में अपनाने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद प्रत्यक्ष चुनाव का दृष्टिकोण राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है। इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, कैसे उत्पन्न करता। मुख्यमंत्री भी चुन करके आते हैं, और अभी अगर हम देखें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से अगर हम राज्यपाल को चुने तो राज्य में 2 ऐसे प्रतिनिधि होंगे जिनको डायरेक्ट व्यक्ति या लोग या जनमत से सेलेक्ट या इलेक्ट किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए चाहे आप 2 ही ऑप्शंस दे राज्यपाल के लिए और उनमें से लोग चुने, तो जो व्यक्ति चुन करके आएगा उसको हमेशा ये गुमान रहेगा कि उसे तो लोगों ने चुना है। और लोग जब किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वो आपको अथॉरिटी देते हैं, आप अपनी शक्तियों का निष्पादन भी शुरू कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री भी लोग ही चुनते हैं, भले इनडायरेक्टली चुनते हो। पहले लोग एमएलए चुनते हैं, एमएलए फिर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, फिर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल को देता है, वो फिर उन्हें नियुक्त करते हैं, और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो निष्पादित करते हैं उनके मंत्री। अब आप देखिए, अगर राज्यपाल के पास डायरेक्ट कार्यकारी शक्तियां हैं और वो उनका निष्पादन शुरू करता है, तो राज्यपाल मंत्री अलॉट करेंगे या राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेंगे, और फिर वो उनसे डायरेक्ट रिपोर्ट्स मांगेंगे। फिर मुख्यमंत्री का क्या कार्य होगा, और राज्यपाल की जो शक्तियां केंद्र को लेकर के हैं उनका क्या होगा। आप समझ रहे हैं पूरा वाद यही है कि दोनों व्यक्ति इलेक्ट नहीं हो सकते। आप इसे डिस्कशन को फॉलो करते रहिए कि हम कौन कौन से बिंदुओं को उठा रहे हैं। अब तक हमने उनकी संवैधानिकता समझी, उनकी नियुक्ति समझी, अब हम देख रहे हैं कि क्या दोनों व्यक्ति डायरेक्टली इलेक्ट हो सकते हैं, और इससे हम ये निष्पत्ति निकालेंगे कि क्या गवर्नर का पद आवश्यक है या नहीं आवश्यक है। तो ये बात अगर आपको क्लियर हो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक आर्गुमेंट और दिया जाता है, अगले आर्गुमेंट की बात करें कि राज्यपाल का जो पद है वो समस्या की जड़ नहीं है।
कैसे नहीं है। ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल का पद जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को अक्सर दिया जाता है जो बहुत कम समय के लिए या एक अनिरंतर अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को केंद्र सरकार नियुक्त करती है, ये बात जग जाहिर है। गारंटी योजना नहीं है, रोजगार की योजना नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार से राज्यपाल आते हैं। तो क्या एक ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत क्षणिक है या जो बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, बहुत आसानी से नियुक्त किया जा सकता है, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि समस्या उसमें है? अगर हम किसी पद को समाप्त करने की बात करें तो यह देखना होगा कि क्या समस्या है उस पद में। आप खुद समझिए कि जो व्यक्ति 5 साल के लिए आया है और उसकी जो अवधि है वो बीच में समाप्त की जा सकती है, केंद्र उसे कभी भी हटाया लगा सकता है, तो क्या वो व्यक्ति समस्या की जड़ हो सकता है? ये एक आर्ग्यूमेंट है। तो इस आर्ग्यूमेंट के लिए हम जाते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं, संविधान सभा की जो बहसें हैं, उनमें इसका जवाब मिलता है। उनमें हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि राज्यपाल की स्थिति जो है वो संबंध बनाए रखने के लिए ज़रूरी थी, केंद्र और राज्य के संबंधों को ठीक बनाए रखने के लिए, ताकि जो केंद्र संप्रेषित करे अपनी बातें वो राज्यपाल के थ्रू मुख्यमंत्री तक जाएं और मुख्यमंत्री जो अपने प्रस्ताव भेजे वो राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति तक आए। तो ये जो सामंजस्य है ये बनाने भर के लिए राज्यपाल का पद जो है वो बनाया गया था। तो जो मसौदा अनुच्छेद 131 था, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 155, उसको अपनाने के लिए या जो विभाजनकारी शक्तियां थी उनको रोकने के लिए या राजभवनों में किसी निष्पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यकता महसूस हुई और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी डिबेट हुई। तो जो आर्टिकल है 155 उसका कुल मतलब ये है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो निष्पक्ष हो। अब आप खुद सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसने सारी उम्र किसी राजनीतिक दल में मेहनत करी है, जो जिसे हम कहते हैं कि उसके रैंक्स के थ्रू ऊपर आया है, क्या आप उससे ये डिमांड कर सकते हैं कि अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में, अपनी राजनीति के अंतिम दिनों में वो व्यक्ति बहुत निष्पक्ष हो जाएगा या कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जो उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी या उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट ना करती हो? ये चिंता हमारी संविधान सभा के पास भी थी। तो 1935 के भारत सरकार जो अधिनियम था उसके कार्यान्वयन के बाद ब्रिटिश प्रांतीय जो राज्य थे उनमें राष्ट्रवादी नेताओं का अनुभव ले चुके थे हम, और वहाँ से हमने निष्पत्ति निकाली थी कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है और जो उसके कार्यालय की प्रकृति है उसको व्यापक विचार विमर्श के बाद ही लागू किया जा सकता है। क्योंकि अब मान लीजिए कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी विचारधारा के साथ है, तो क्या ऐसा व्यक्ति निष्पक्ष होगा? इसको लेकर के बहुत सारे वाद विवाद हुए। तो उसमें एक व्यक्ति आते हैं जो बाद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी बने, विश्वास नाथ जी हैं, उड़ीसा से आने वाले सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो कांग्रेस है वो सत्ता में आएगी और उसके आधार पर ही वो राज्यपाल नियुक्त करेगी। तो ऐसे में अगर सिर्फ कांग्रेसी जो लोग हैं सिर्फ उनके राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो क्या वो अपना अच्छा काम करेंगे, नहीं करेंगे? इस बात को लेकर के उन्होंने चिंताएं उठाई। फिर उन्होंने कहा कि राज्यपाल जिसे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जाएगा, तो क्या वो अपने एक ऐसे राज्य में कार्य कर पाएगा जहां उसका कार्यक्षेत्र नहीं रहा है? ये भी एक सवाल था। इसके अलावा एक और सदस्य थे जिनका नाम केटी शाह था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल एक अस्थायी व्यक्ति होने वाला है जिसे एक ऐसा ही व्यक्ति चित्रित किया जाना चाहिए जो छोटे टेन्योर के लिए बनेगा। तो ये प्रस्ताव अपने आप में करना अनुचित था और अवास्तविक भी था कि सारी कार्यकारी शक्तियाँ जो राज्यपाल के हाथ में दे दी जानी चाहिए। क्योंकि अब आप देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 3 साल के लिए नियुक्त हो रहा है, 5 साल के लिए नियुक्त हो रहा है, या केंद्र सरकार जब बदल जाती है तो उसको हटा दिया जाता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति अपने मन से अपनी पूरी शक्तियों को निष्पादित करेगा? अब एक राज्य है जिसके लिए सारे कार्य मुख्यमंत्री डिज़ाइन करता है, उसकी मंत्रिपरिषद करती है, वो सिर्फ फैसलों के लिए राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होती है। एक राज्यपाल जो आपके राज्य में 4 साल 5 साल के लिए आया है, क्या वो उसी तन्मयता से, उसी तल्लीनता से उस राज्य के लिए काम करेगा जहाँ का वो राज्यपाल बना है? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, वो पंजाब राज्य से आता है और उसे महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया जाता है, तो उसे क्या सरोकार है महाराष्ट्र के इश्यूज़ से? उसे क्या सरोकार है कि विदर्भ में पानी नहीं है, या मुंबई को एक डेवलप्ड शहर बनाना है, या किसानों को एमएसपी दिलवाना है, या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना वो करेगा। वो राजभवनों में बैठ के विलासिता से जीवन जी सकते हैं अपना। एक कार्य ये हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुई उसका सीधा सीधा अर्थ ही निकाला गया कि राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियां मत दीजिए, उसे राज्य के एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में आप रखिए जो एक इलैबोरेटिव हेड है, या जिसको बहुत डेकोरेटिव हेड हम कह सकते हैं, जो अपनी शक्तियों को निष्पादित करे लेकिन मंत्रिपरिषद की मदद से, और अगर कोई इश्यू हो तो वो केंद्र और राज्य के बीच में एक सेतु का काम कर सके। इतना इस पद को लेकर के
कहा गया। इसके बाद में जो जो आशंकाएं थी वो सारी धीरे धीरे खत्म हो गई। इसमें एक डिबेट और है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसमें आ जाते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार बहुत खुल करके व्यक्त किए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्रशासन के भीतर उनकी भूमिका प्रतीकात्मक रहने वाली है, यानी कि सिर्फ सेरेमोनियल उनकी भूमिका रहने वाली है, जैसे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनको ज़्यादा कार्यकारी शक्तियां हम नहीं देने वाले हैं। यानी कि जो निर्णय होंगे उनको राष्ट्र तक संप्रेषित कर दें और एक ऐसे उपकरण के रूप में वो कार्य करें जो लोगों के बीच में, राज्य के बीच में और वहाँ की सरकार के बीच में एक सेतु का काम करते रहें। लगातार जो राज्यपाल होंगे या राष्ट्रपति होंगे वो दोनों ही मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। उनकी सलाह के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे और उनके मार्गदर्शन में ही उनको कार्य करना होगा। हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अपने आप को जोड़ करके देखते हैं तो उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में तो इतनी पावर है राष्ट्रपति के पास कि वो सेक्रेटरी तक को हटा देते हैं, सचिव का कार्यकाल समाप्त कर देते हैं, इतनी विवेकाधीन शक्ति है। लेकिन हम अपने राज्यपाल या राष्ट्रपति को ये सारी शक्तियां नहीं दे सकते। हाँ, मंत्रिपरिषद को दे सकते हैं, मुख्यमंत्री को दे सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। उन्होंने 2 जून 1949 को अपना एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के पास स्वायत्त निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसके पास कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियां होंगी जिसका निर्वहन हमारे राज्यपाल या राष्ट्रपति को करना होगा। राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां बिल्कुल होंगी, उनका अधिकार होगा कि वो तर्क वितर्क करके अपने जो सुझाव हैं उनको समय समय पर देते रहें। लेकिन ये भी उन्होंने पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी शक्तियों के रूप में वो अपना ये जो डोमेन है उसको एक्सेस करेंगे। उसके बाद इस डोमेन में उन्होंने कहा कि कानूनी और राजनीतिक दोनों आयामों को शामिल करना आवश्यक रहेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो संसदीय प्रणाली है उसका लाभ ये होगा कि कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि वो अपना कार्य करे, दोनों तरीके से करे। आवधिक तौर पर भी करे, आवधिक तौर से मतलब कि वीकली भी करे, मंथली भी करे, ईयरली भी करे, और एक होलिस्टिक वे में भी करे कि पिछले 50 सालों में हमने कितना खुद को आगे बढ़ाया है। तो ये जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट कौन करेगा, ये देखने की जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गई। इसके अलावा जो संसद सदस्य हैं उन्होंने अलग अलग प्रश्नों, संकल्पों, अविश्वास प्रस्तावों, स्थगन प्रस्ताव, अभिभाषण और आदि का जो मूल्यांकन होता है वो करने के लिए भी राज्यपाल को अपनी भूमिका सौंपी। तो ये जो आवधिक मूल्यांकन है इसके लिए राज्यपाल की भूमिका को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण माना। आप इसे कैसे समझ सकते हैं? अभी आप देखते होंगे जैसे कोई प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, या कोई स्पेशल मीटिंग्स होती हैं, जॉइंट सेशंस होते हैं, कोई प्रस्ताव आता है, उस पर राज्यपाल की या राष्ट्रपति की हम सुझाव देखते हैं, उनका अभिभाषण होता है। तो वो क्या होता है, अक्सर तो आजकल तो परंपरा तो ये बन गई कि राज्यपाल राष्ट्रपति वही बोलते हैं जो मंत्रिपरिषद उनको लिख करके दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के पास डिस्क्रिशन है कि अगर कुछ खामी दिखती है तो उसको उजागर करे। ये किस प्रकार की भूमिका हुई? ये हुई पारमर्शिक भूमिका, यानी कि राज्यपाल सिर्फ वो काम करेंगे कि आपको गाइड करते रहेंगे कि आपने इस बार के सेशन में ये गलत किया, वो गलत किया, ये वाला बिल पसंद नहीं आया। ये सारे कार्य करने के लिए हम राज्यपाल की तरफ देखते हैं। इसमें नेहरू जी ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम सरकार के मंत्रिमंडलीय चरित्र पर जोर दे रहे हैं, जहां पर सरकार काम करे, मुख्यमंत्री काम करे, मंत्रिपरिषद काम करे। ऐसे में अगर हम वास्तव में मंत्रालय और विधानमंडल के निहित या राज्यपाल या राष्ट्रपति के अंतर्गत कोई सरकार देते हैं तो वो व्यक्ति मात्र की सरकार हम नहीं देख सकते, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे विधायकों को, मंत्रियों को चुन करके भेजते हैं, और अगर हम सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में पावर दे देंगे कि राज्यपाल देखेंगे सब, तो वो उस समय हमारे साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। ये नेहरू जी का कहना था। और हम क्या कर रहे हैं नेहरू जी के अनुसार कि हमने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद को गरिमापूर्ण बना दिया है, बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं, लेकिन वो अधिकार सिर्फ परामर्श के स्तर पर है, उनको डायरेक्ट पावर हमने ज़्यादा नहीं दी है। फिर तीसरा तर्क जो आता है, हमने 2 तर्कों पर बात कर ली। तीसरा तर्क जो आता है कि राज्यपाल का पद खत्म होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तर्क क्यों दिया जाता है? तर्क दिया जाता है क्योंकि वो सत्ताधारी के, ऐसा कहा जाता है कि बहुत थके हुए, वयोवृद्ध, पुराने या राजनीति में बहुत काम कर चुके और एक तरीके से आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो चुके लोगों को राज्यपाल कई बार बना दिया जाता है, और वो एक अच्छी सी रिटायरमेंट पोस्टिंग उनके लिए होती है, जहां वो राजभवन में 3, 4, 5 साल काम करते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट लेकर के अपना आगे का जीवन जीते हैं। ये ऐसा बहुत बार तर्क दिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खत्म भी कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें फिर कुछ संवैधानिक विशेषज्ञ आ जाते हैं, उनका ऐसा मानना है कि समाप्त करना आवश्यक है, जो राज्यपाल का पद है उसको हमें समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है उसमें मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाना है, साथ ही विधानसभा के सत्र का उद्घाटन करना है, उसके बाद शपथ दिलाने के साथ साथ संबोधन देना भी है। हालांकि
इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इन कर्तव्यों को, ये जो सारी ड्यूटीज़ हैं, इनको वैकल्पिक तौर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा के अध्यक्ष भी पूरा कर सकते हैं। तो फिर राज्यपाल की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वो कार्य कर रहे हैं वो तो कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्वविद्यालयों के महाकुलपति जो कुलपति होते हैं उनकी भूमिका निभाई है, या सेवारत जो राज्यपाल हैं उनका प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा है। तो कई ऐसे व्यक्ति हैं, मान लीजिए कोई वीसी है किसी यूनिवर्सिटी के, उनको आपने राज्यपाल बना दिया, या बहुत अच्छे राजनेता कोई नहीं रहे, उनको आपने राज्यपाल बना दिया। तो फिर वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? जब ऐसे ही व्यक्ति हैं जो ऑल एंड ऑल एक अनसक्सेसफुल स्टोरी रहे हैं, तो वो राज्यपाल के तौर पर कौन सा ऐसा महान योगदान कर देंगे? क्यों ना हम उस पद को ख़त्म कर दें। लेकिन फिर बात आती है कि केंद्र राज्य संबंधों में संपर्क अधिकारी जो है वो भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई व्यक्ति नियुक्त कर दिया मुख्यमंत्री के अंतर्गत, जो ये काम करेगा कि उनका काम होगा कि मुख्यमंत्री ने जो काम किया उसकी रिपोर्ट आप राष्ट्रपति को दे रहे हैं, है ना। उसके अलावा आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस पद से कुछ ऐसा निकाल नहीं रहे हैं जो राज्यपाल का पद है। हमने देखा कि जो जो काम राज्यपाल कर रहा है उसको एक वैकल्पिक तौर पर भी करवाया जा सकता है। तो फिर क्या आवश्यकता है? इसमें फिर एक वरिष्ठ वकील आते हैं, उनका एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, राजभवन एंड राजधर्म। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हालांकि विभिन्न राज्यों में वर्तमान प्रदर्शन जो है वो खराब रहा है, परिणाम भी प्रतिकूल रहे हैं, लेकिन ये पद जो है वो संवैधानिक और औपचारिक उद्देश्य दोनों के लिए अपना महत्व रखता है, और उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की एक उचित प्रक्रिया का जो क्रियान्वयन है वो पक्षपात को खत्म करता है ना। इसके अलावा एक निष्पक्ष मान्यता ये बनी हुई है कि राज्यपाल अगर रहेंगे तो निष्पक्ष रहेंगे, है ना। संभावित दृष्टिकोण ये हो सकता है कि किसी सिविल सेवक को आप ले आएं, सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को ले आएं, शिक्षाविद को ले आएं, संस्कृति से जुड़े किसी व्यक्ति को ले आएं, किसी पूर्व मंत्री को राज्यपाल बना दें, तो वो एक ऐसा सम्मानित व्यक्ति होगा जिसे राजनीतिक हलकों में सम्मान प्राप्त होगा, प्लस वो एक निष्पक्ष भूमिका निभाएगा अगर किसी प्रकार की टसल आती है। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री, जो हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ना, अब कोई किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहा है तो वो मुख्यमंत्री की सलाह के विपरीत नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक सरकारी पद है। तो बहुत संभावना है कि वो मुख्यमंत्री के अधीन काम करे, और अगर कोई टसल होती है तो मुख्यमंत्री का साथ देना कि केंद्र सरकार का। राज्यपाल एक निष्पक्ष व्यक्ति है, इसलिए उस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा जो चिंताएं हैं वो रोस्टर को लेकर के हैं, न्यायिक उम्मीदवारों के चयन को लेकर के हैं, पद के आकर्षण को लेकर के हैं कि बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, कूलिंग ऑफ अवधि को पूरा नहीं करते हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है, और विघटनकारी इकाई को समायोजित करने का प्रयास करता है। मान लीजिए स्टेट में अगर कोई ऐसी पार्टी रूल कर रही है जो विघटनकारी शक्ति के रूप में कार्य कर रही है, तो वहाँ पर राज्यपाल अपनी भूमिका अच्छे से अदा कर सकता है। इसके अलावा जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको पूरा करता है। एक अगर कोई प्रभावी राज्यपाल होगा तो अपने संसाधनों का मूल्यवान तरीके से प्रयोग करेगा और संघीय जटिलताएं जो हैं उनको सुलझाने का प्रयास करेगा। अभी हाल ही में जैसा हमने देखा, केरला के राज्यपाल जो थे उनकी जो बात रही, या महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, अभी तमिलनाडु के हैं, कर्नाटका में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, बीच में दिल्ली में एलजी को लेकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो आपके पास ऑर्गन्स हैं, आपको अगर राज्यपाल से कोई समस्या है तो आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं। जैसे दिल्ली सरकार गई, नियुक्तों को लेकर के जो सवाल था, तो आपने बनाया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट हेड है ना, कोई कार्यकारी अध्यक्ष है या कार्यकारी निदेशक है, वो अगर बैठा है, वो कार्य कर रहा है, आपका कोई टसल होता है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट आपको वाजिब आपके जो संवैधानिक उपचार है उनका अधिकार देता है, आप उसका रास्ता चूज कर सकते हैं। राज्यपाल के पद को अपने आप में समाप्त करना कोई अच्छा निर्णय नहीं होगा, इससे हम यही निष्पत्ति निकाल सकते हैं, है ना। अगर कोई कानून है तो कानून बना सकते हैं जब ऐसी स्थिति बनती है कि राज्यपाल का अस्तित्व खतरे में आ जाता है, या कार्यालय का जो आकार है उसको आप ठीक कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा बहुत सारे जैसे एक पहले अगर हम देखें तो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है, ये एक थिंक टैंक है जो हेड हेल्ड हाई इस प्रकार की जो उनकी पॉलिसी थी, जिसमें सॉल्विंग स्टेट गवर्नेंस फॉर 21st सेंचुरी इंडिया, इस टाइटल से उन्होंने एक व्यापक अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने पाया था कि राज्य के जो राज्यपाल हैं उसको ख़त्म करने की वकालत के बजाय एक ऐसा सुझाव देना आवश्यक है जो राज्यपाल के ऑफिस को बनाए रखे, है ना। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट में कोई ऐसे कार्य करे जिससे राज्यपाल का पद और गौरवान्वित हो, बल्कि राज्यपाल की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कार्य ना करे जो स्टेट और सेंटर के बीच टसल को बढ़ाएं, या ऐसा लगे कि आप स्टेट की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, आप सेंटर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो एक निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पे उसे बने रहने देना चाहिए, ठीक है। फिर बहुत सारे आरोप लगते रहे कि सत्तारूढ़ द्वारा संचालित होता है। इसमें भारतीय राजनीति के एक प्रमुख व्यक्ति थे बीके नेहरू, उन्होंने व्यापक करियर के दौरान भारत के कई राज्यों में शासक का पद संभाला, और उसमें उन्होंने कहा कि
अगर आप सत्तारूढ़ दल के एक धड़े से अलग होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो आप राज्यपाल के पद को सेवानिवृत्ति के रूप में अगर स्वीकार करते हैं तो वो एक बहुत शानदार पद है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हो, कोई अप्रत्याशित व्यक्ति जिसका एक राजनीतिक सफ़र भी बहुत अच्छा रहा हो, प्लस अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ उसके अच्छे संबंध रहे हों, प्लस सभी राजनीतिक दल जिसको स्वीकार करने के लिए तैयार हों, आप एक ऐसा व्यक्ति दे सकते हैं राज्यपाल के पद के लिए, है ना। इसके अलावा हम बात करें तो प्रोफेसर अशोक पंकज हैं, उन्होंने एक शोध किया 1950 से 2015 के बीच के बहुत सारे राज्यपाल उन्होंने लिए और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को उन्होंने स्टडी किया। तो जो स्टडी की उसमें पाया कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, या पुराने शिक्षाविद हैं, रक्षा सलाहकार हैं, या न्यायाधीश हैं, या राज्यपाल ऐसे व्यक्ति बने जो राजनीतिक दलों से संबंध रखते थे, या नौकरशाह भी हो सकते थे। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो लोग जो प्रॉक्सिमिटी में है सरकार की, यानी कि या तो जो राजनेता हैं, या तो जो न्यायाधीश हैं, या तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या कोई शिक्षाविद हैं, वीसी हैं किसी यूनिवर्सिटी के, वही लोग बार बार में जाकर के राज्यपाल बन रहे हैं। तो राज्यपाल का पद आपको सिर्फ इसलिए मिल जाए क्योंकि आप किन्हीं लोगों की प्रॉक्सिमिटी में है, ये एक अच्छा उदाहरण पेश नहीं करता।